हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव में जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम या फिर मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, ठीक है ना। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अच्छा टॉपिक है, काफी बच्चों इसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। सभी बच्चों के मन में बहुत ख्याल रहता है कि हमें जनन वाला चैप्टर कब पढ़ाएंगे, सर जनन वाला कब पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जनन वाला चैप्टर पढ़ते हैं। अब देखना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनन की। जनन क्या होता है? जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखना, बेसिक सी बात है कि जनन के अंदर कोई भी जीव होता है, कोई भी जीव, ठीक है ना, वो अपने समान क्या करता है? संतति उत्पन्न करता है। कोई भी जीव क्या करता है? अपने ही समान संतति मतलब संतान, और अपनी भाषा में बोले तो औलाद पैदा करता है ना। क्या पैदा करता है? औलाद पैदा करता है। और तो कोई भी जीव अपने समान क्या करता है? संतति पैदा करता है। बेसिक से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अपनी लैंग्वेज में देखते हैं कि जो गाय होती है उसके कभी पाडा नहीं होता है, ठीक है ना। अपने लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि जो गाय होती है, गाया हो गया ना, गाय जो होती है उसके कभी पाडा नहीं होता है। और जो भैंस होती है उसके कभी गधेड़ा नहीं होता है। होता है क्या? हम लोगों ने बेसिक सी बातें की है भाई। हमें पता है गाय के हमेशा क्या होता है, अपनी भाषा में हम लोग देखें तो बादशाह, ठीक है ना। और हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? केल्डा भी बोलते हैं, ठीक है। तो गाय के हमेशा क्या होता है? बादशाह होता है। और भैंस के क्या होता है? पाडा होता है। समझ गए ना। गधेड़ा नहीं होता और गाय के पाडा नहीं होता। सीधी सी बात है। मतलब गाय के हमेशा गाय के जैसा ही दिखने वाला क्या होता है? बादशाह होता है, केल्डा होता है। और वैसे भैंस के हमेशा भैंस के जैसे दिखने वाला क्या होता है? पाडा होता है, ठीक है ना। गाय गोरी चिट्टी होती है, वैसे बादशाह भी गोरा चिट्टा होता है। और वैसे भैंस क्या होती है? काली कलुट्टी होती है। वैसे पाडा भी क्या होता है? काला कलुट्टा होता है। भैंस आलसी होती है आपकी तरह, तो पाडा भी क्या होता है? आपकी तरह ही आलसी होता है। और अब हम लोग देखते हैं कि जनन में क्या होता है। एक चीज हमें समझ में आ गई कि कोई भी जीव क्या करता है? अपने ही समान संतति क्या करता है? पैदा करता है। अपने ही समान क्या पैदा करता है? अपनी औलाद पैदा करता है। समझ गए ना? यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जनन के अंदर कोई भी जीव अपने समान औलाद पैदा करता है, ठीक है। अब मानो कि ये औलाद पैदा क्यों कर रहे हैं? इनको मजा आ रहा होगा ना। काफी मजा आता है रिप्रोडक्शन में, जनन करने में, है ना। जनन करने में क्या आता है? मजा आता है। इसलिए क्या करे? औलाद पैदा कर रहे? नहीं। यदि मान लेते हैं कि इसका मेन कारण देखते हैं, हाँ आप लोगों के मन में तो ये होता होगा कि जनन करते टाइम पे मजा आता है ना, इंजॉयमेंट होता है। नहीं, वो वाला इंजॉयमेंट नहीं। हम लोग बात करते हैं किसकी? कि जनन का जो कारण क्या है, कि जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जनन क्यों कर रहे हैं, उसका हम लोग बेसिक सा कारण देखते हैं। कि एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? गाय है, और गाय का ब्याह किससे होगा? सांड से, ठीक है ना। सांडा हो गया ना। गाय का ब्याह किससे होगा? सांड से होगा। और ये दोनों की शादी होगी, और शादी होगी तो ये क्या करेंगे? हालांकि इनमें शादी होती नहीं है, ठीक है ना। तो गाय और इनके क्या होगा? औलाद होगी, संतति होगी, ठीक है ना। बेसिक सी बात है, एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी नर मान लो, मादा मान लो। ये क्या हो गया? नर, और ये क्या हो गई? मादा, ठीक है ना। चलो सांड को क्या बोल देंगे हम लोग हिंदी में? बैल बोल देंगे, है ना। तो सर सांड कहां से आ गया? खेत में घुस गया ना। देखो इधर देखना कि गाय है और इधर बैल है। दोनों ने क्या किया? जनन किया, रिप्रोडक्शन किया। तो इनकी जो औलाद हुई, संतति, ऑफ स्प्रिंग जो होती है, संतति जो होती है, उसका होगा क्या? कि इनके संतति होती है, और इस संतति के भी फिर क्या होती है? संतति होती है। मान लो कि ये जो गाय है, ये फिर ये जो बैल है, इनके क्या नहीं हुआ? कोई भी बच्चा या बच्चा, ठीक है ना। केल्डा नहीं हुआ, या केल्डी नहीं हुई, बच्ची नहीं हुई तो क्या होगा? आगे जाकर इनके गीत गाने वाला कोई बच्चा क्या? इनके गीत कोई भी नहीं गाएगा। गीत कोई भी नहीं गाएगा तो हमें पता है कि आगे जाकर थोड़े दिनों के बाद में गाय मर जाएगी, और कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाएगा? बैल भी मर जाएगा। और धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इसी तरीके से यदि किसी भी गाय और बैल ने जनन नहीं किया हो तो इनका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे अरे जो अस्तित्व है, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व क्या हो जाएगा?
समाप्त हो जाएगा। समझ गए ना? तो कोई भी जीव क्या करता है, जनन क्यों करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। समझ गए क्या? कोई भी जीव जनन क्यों करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करता है। तो हम लोगों ने दो चीजें सीखी कि जनन क्या क्या होता है, कोई भी जीव अपने समान क्या करता है, संतति पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपना क्या बचाना है, अस्तित्व बचाना है। यदि वे जनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जनन की क्या होती है और क्या नहीं होती है ना। हाँ, देखना आप लोग, जनन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा हम लोग देखते हैं। कोई भी जीव या ऐसे लिख देता हूं मैं, किसी भी जीव के द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, किसी भी जीव के द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव या नई संतति बोल देते ना, नई संतति पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। पैदा करने की क्रिया को जनन कहते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि जो जीव होते हैं वो जनन क्यों करते हैं, ठीक है ना। अब जनन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जनन हम लोगों ने बेसिक से, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको एक बार जनन के बारे में, कि जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं जो जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है बेसिकली। एक तो होता है आपका अलैंगिक जनन, ठीक है ना। दूसरा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है आपका लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक और होता है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कायिक जनन। बेसिक सी बातें करें, हमें पता होना चाहिए कि जनन कितने प्रकार का होता है, बेसिक बात है, ठीक है ना। आप सभी को पहले से मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूं। कायिक जनन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, समझ गए ना कि जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, बेसिक सी बात है, सबसे पहले देखना जो अलैंगिक जनन होता है वो निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है, ठीक है ना, जीवों में पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें पाया जाता है, निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। निम्न कोटि के जीव मतलब जैसे हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जैसे हम लोग देखते हैं अमीबा, ठीक है ना, पैरामीशियम और युग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, निम्न कोटि के जीव होते हैं। निम्न कोटि के जीव मतलब सर इसका मतलब क्या होता है, अल्प विकसित जीव, अल्प विकसित जीव, ठीक है ना। अब फिर से बोलोगे सर अल्प विकसित जीव का मतलब, जैसे हम लोग है पूर्णतः विकसित जीव है, हमारे अंदर पाचन तंत्र अलग कार्य कर रहा है, जनन तंत्र अलग कार्य कर रहा है, ठीक है ना। और हर चीज के लिए जैसे श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, हर चीज के लिए एक सेक्रेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह हमारे अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इनमें एक ही सेल होती है, क्या होती है, एक सेल होती है, ठीक है ना, एक ही कोशिका होती है, ठीक है ना। और वही क्या करती है, डिवाइड करती है, विभाजन करती है, और क्या हो जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे आप लोगों ने अमीबा के अंदर पढ़ा होगा कि अमीबा होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, एक कोशिका होती है इसके अंदर, और क्या करता है, विभाजन करता है, और एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं, 2 अमीबा बन जाते हैं। तो इसके अंदर जो निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों में होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव ही भाग लेता
है। बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा क्या कि ऐसा जनन जिसके अंदर केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और हम लोगों ने देख लिया कि निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इधर वाले को मैं मिटा देता हूं, आपके समझ में आ गया होगा। आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। और आपको मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का वहां पर मिल जाएगा, और आपको वो इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। यदि आपको कोई भी पर्सनल चीज डिस्कस करनी है तो आप वहां पर मेरे से क्वेश्चन कोई भी हो, यदि आपको नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पर्सनल में भी आप मेरे से वहां से समझ सकते हैं। ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन की। ठीक है ना, जो हम लोगों में पाया जाता है। और ध्यान रखना, लैंगिक जनन में हमेशा कितने जीव होते हैं? 2 जीव होते हैं। ठीक है ना, कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं क्या कहलाता है? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और हमें पता है इसमें एक साइड में नर होता है, नर का सिंबल ये वाला होता है। ठीक है ना, और एक साइड में क्या होती है? मादा होती है। ठीक है ना, हाँ, मादा का नाम लेते हैं ना, बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आगे देखना, एक साइड में नर होता है, दूसरी साइड में मादा होता है, मादा होती है, सॉरी गलती से लिंक चेंज हो गया उधर। हाँ, और इधर क्या होती है? आप ध्यान रखना, नर के अंदर क्या बनती है? नर युग्मक मेल गेमेट्स बनती है। भाई एक साइड मेल होगा, एक साइड फीमेल होगी, तो जो मेल होता है उसके अंदर मेल गेमेट। और मेल गेमेट कौन सा होता है अपना? मेल गेमेट कौन होता है? स्पर्म बनता है। ठीक है ना, और इधर कौन बनता है? मादा के अंदर फीमेल गेमेट बनता है। और वो कौन होता है? ओवम होता है, या ओवा बोल देते हैं इसको, एक ही बात है, अंडाणु। अरे इधर तो क्या होगा? शुक्राणु। और इधर क्या होगा? अंडाणु बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना, एक साइड में शुक्राणु होता है, दूसरी साइड में अंडाणु होता है, और दोनों क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। ठीक है ना, संलयन करते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अभी बेसिक सी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, बेसिक पढ़ा रहा हूं। आगे हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। मेल का भी एक एक पार्ट पढ़ेंगे और फीमेल का भी एक एक पार्ट पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा ना क्लियर कर करके। और जब भी शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तो बनता कौन है? युग्मक। ठीक है ना, अरे कौन बनेगा? जाइगोट बनेगा। कौन बनेगा? जाइगोट बनता है। ठीक है ना, अभी ये बेसिक बातें हो गई लैंगिक जनन की, कि लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। एक साइड में मेल होगा, दूसरी साइड में फीमेल होगी। मेल के अंदर मेल गेमेट स्पर्म बनता है, और फीमेल के अंदर फीमेल गेमेट ओवम बनता है, ओवा बनता है, अंडाणु बनता है। और शुक्राणु और अंडाणु या स्पर्म या ओवम का जो फ्यूजन होता है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात बनता कौन है? जाइगोट या युग्मनज बनता। सॉरी, यहाँ पे युग्मक लिख दिया क्या? युग्मनज बनता है। ये बेसिक सी बातें हो गई। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग कायिक जनन की। इधर ही कर लेते हैं ना, उधर थोड़ी लाइट का रिफ्लेक्शन रहता है, मेरे को पता है उसका ना। तो कायिक जनन को भी हम लोग इधर ही समझ लेते हैं। देखना, बेसिक बातें हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर। तो इधर हम लोग देखते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन में क्या होता है? अब देखना, ये भी क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। जो कायिक जनन होता है वो भी क्या होता है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्या है? पार्ट है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा था वो निम्न कोटि के जीवों में हो रहा था, मतलब अल्प विकसित के जीवों के अंदर हो रहा था अलैंगिक जनन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये उच्च कोटि जो हायर एनिमल्स होते, सॉरी हायर प्लांट्स होते, उच्च कोटि के पादपों में होता है। ध्यान रखना, क्या लिखा है मैंने? पादप लिखा है, प्लांट लिखा है, न कि जीव। या जीव तो वैसे पादप भी जीव ही है ना, लेकिन न कि मैंने अलग चीजें लिखी है। प्लांट लिखा है, एनिमल नहीं लिखा है। ध्यान रखना, जंतु नहीं लिखा है। यहाँ पे कौन होगा? पादप होगा। तो उच्च कोटि के पादपों में होता है। ठीक है ना, उच्च कोटि के पादपों में होता है कौन? कायिक जनन। कायिक जनन किसे कहते हैं? अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो कायिक जनन किसी पादप के
किसी पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती आदि से नए पादप का बनना क्या कहलाता है? अपना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है ना। अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा है ब्रायोफिल्म का। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो ब्रायोफिल्म की लीफ होती है कुछ इस प्रकार की होती है और उसके अंदर जगह जगह पर क्या होते हैं? ऐसे गर्त होते हैं और इन गर्तों के अंदर छोटी छोटी कलिकाएं बनती है। समझ गए ना? इन गर्तों के अंदर क्या बनती है? छोटी छोटी कलिकाएं बनती है और ये कलिकाएं यहां से टूटकर कहां पर आ जाती है? जमीन पर आ जाती है। और जमीन पर जब ये इनका अनुकूलित वातावरण मिलता है, ठीक है ना, अनुकूलित वातावरण मिलने पर ये क्या कर लेते हैं? नए पादप का निर्माण कर लेती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसे क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने गन्ना का एग्जाम्पल भी देखा है कि गन्ने की जो कलियां होती है, पोरियां होती है, ठीक है ना, या नोट्स होते हैं, उन नोट्स पर छोटी छोटी क्या होती है? ऐसे कलिकाएं होती है। और जब हम लोग इस गन्ने को जमीन में बो देते हैं तो ये जो कलिकाएं क्या कर लेती है? नए पादप का निर्माण कर लेती है। ठीक है ना। तो अभी देखना इसके अंदर क्या यहाँ पर दूसरे पादप की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यहाँ पर दूसरे पादप की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो क्या हो गया? एक प्रकार का लैंगिक जनन हो गया। मतलब एक ही जीव क्या कर रहा है? नए पादप का निर्माण कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें भी एक ही जीव नए पादप का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। ये बेसिक सी बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मानव में जनन। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे केवल ओनली ऑन ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की बातें करेंगे। ये बेसिक बातें थी, वो हम लोगों ने समझ ली है और सीख भी लिए। अभी देखना हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं किसको? मानव को। अभी देखना आप लोग, जो मानव होता है, ठीक है ना, मानव और या फिर जो ह्यूमन होता है, इस ह्यूमन में ध्यान रखना लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है ना। अरे सामने से देखने पर ही पता चल जाता है कौन नर है और कौन मादा है। ठीक है ना। और देखते क्या हो जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका एक्टिव हो जाता है ना, और क्या आने लगती है? आपको फीलिंग्स आने लगती है। समझ गए ना? हाँ भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? लव हार्मोन भी तो बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली जो फीलिंग्स है उनको क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है ना। तो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है किसमें? ह्यूमन के अंदर। मतलब स्पष्ट रूप से पता चलता है किसका? मेल कौन है और फीमेल कौन है, भाई नर कौन है और मादा कौन है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि मानव क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात मानव में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नर और मादा है। और देखना, जो मानव है वो क्या है? एक लिंगी जीव है। एक लिंगी जीव है। अभी बोलोगे सर कैसे? भाई जो नर होता है उसके अंदर केवल मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है, मतलब नर जनन तंत्र पाया जाता है। होता थोड़ी ना कभी नर और मादा के मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन एक साथ थोड़ी होते, फिर तो वो लेस्बियन हो गया ना, और हमें लेस्बियन नहीं बनना है ना। ध्यान रखना इसका कि मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है और मादा के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मादा जनन तंत्र पाया जाता है। यहां तक मैं सोच रहा हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक लिंगी का मतलब एक जीव पर, समझ गए क्या? जैसे मना लेता हूं मैं, ये एक जीव है, जैसे नर के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इस तरीके से, समझ गए ना, नर जनन तंत्र, और मादा के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बाहर की तरफ हम लोग यदि देखते हैं इस तरीके से मादा जनन तंत्र दिखाई देता है ना स्पष्ट रूप से, समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका नर और मादा कि एक जीव पर क्या पाया जाता है? केवल एक ही लिंग पाया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एक लिंगी जीव बोलते
है। आगे हम लोग बेसिक बातें करते हैं, देखना, ठीक है। अभी इस चैप्टर की बेसिक बातें करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि मानव के अंदर क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मेल जो होता है उसके अंदर मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है और फीमेल के अंदर फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं आगे कि मानव के जनन के जो चरण है वो कहां से चालू होते हैं, ठीक है ना। मानव में जनन के चरण, स्टेप, ठीक है ना। मानव में रिप्रोडक्शन के, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गेमेटोजेनेसिस। यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो गई है ना, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, युग्मक जनन, ठीक है ना। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था नर के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु, अरे स्पर्म। मेल के अंदर कौन बनता है, स्पर्म बनता है। और मादा के अंदर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। फीमेल जो होती है उसके अंदर कौन बनता है, ओवम बनता है या ओवा बनता है ना, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, आई होप सभी बच्चे समझ रहे होंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी युग्मक जनन की, भाई नर युग्मक कौन है, शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन है, अंडाणु है। तो नर में शुक्राणु, नर में नर युग्मक, पूरी लिख देता हूं ना, नर में नर युग्मक मेल गेमेट, ठीक है ना। नर में नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा में मादा युग्मक अंडाणु के बनने की क्रिया को क्या कह देते, युग्मक जनन कह देते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। बेसिक सी बातें, सबसे पहला पॉइंट था अपना गेमेटोजेनेसिस या फिर युग्मक जनन। नर में नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा में मादा युग्मक अंडाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। यहां तक आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हमें पता है, ठीक है ना, नर के अंदर क्या हो गया, नर युग्मक का निर्माण हो गया, और मादा के अंदर क्या हो गया, मादा युग्मक फीमेल गेमेट का निर्माण हो गया, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें बताया दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो नर है वो क्या करेंगे, अभी मैथुन क्रिया करेंगे, मादा और नर, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, मैथुन की क्रिया करेंगे, और वीर्य सेचन की क्रिया होगी, क्या होगी, वीर्य सेचन। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की क्या होगी, प्रोसेस होगी। इंसेमिनेशन क्या होता है, सीधी सी बात है भाई, हम लोग देख लेते हैं, बेसिक सा डायग्राम बना ले तो इतना ज्यादा, ठीक है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बना लिया मैंने, ठीक है ना। तो नर क्या करता है, यहाँ पर अपना सीसन डालता है, ठीक है, और इसको क्या करता है, आगे पीछे करता है। आगे पीछे करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, नर क्या छोड़ देगा, यहाँ पर शुक्राणु छोड़ेगा, ठीक है ना। नर क्या छोड़ेगा, यहाँ पर शुक्राणु छोड़ेगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, नर के सीसन के द्वारा मादा की क्या, मादा की योनि में शुक्राणुओं का छोड़ना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन कहलाता है। तो क्या बोल देंगे, नर के द्वारा मादा की योनि में, वेजाइना बोलते हैं ना इसको, मादा की योनि में शुक्राणु छोड़ना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है, वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। ये बेसिक सी बातें हो गई, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे देखते हैं। अभी नर ने क्या किया, अपना जो शुक्राणु था वो मादा की वेजाइना में, योनि में छोड़ दिया। तो इधर हमें पता है कि इधर कौन है, अंडाशय, और अंडाशय जो अपनी ओवेरी में कौन बनता है, ओवम बनता है, अंडाणु बनता है। और अंडाणु कहां पर आ जाएगा, इधर फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और यहाँ से शुक्राणु भी चलता हुआ कहां पर जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में जाएगा, एम्पुला भाग में, ठीक है ना। एम्पुला पार्ट होता है, एम्पुला पार्ट में ध्यान रखना कि इधर से जो अपना ओवेरी अंडाशय है, ठीक है ना, ओवेरी है, ओवेरी से कौन बनेगा, ओवम बनेगा। और ओवम कहां पे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी के
एम्पुला पार्ट में जाता है, और इधर से जो अपना शुक्राणु है वो भी कहां तक जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंडवाहिनी के एम्पुला पार्ट में जाता है, और वहां पर क्या करते हैं, दोनों मिलते हैं, और दोनों के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाएगा। निषेचन क्या कहेंगे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन के केंद्र को, के संलयन की क्रिया को या प्रोसेस को, क्रिया को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कोई बात यहां तक कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया या फिर उनके केंद्रकों के संलयन की क्रिया, फ्यूजन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन होता क्या है, ये ध्यान रखना, ये फेलोपियन ट्यूब के किसमें, एम्पुला पार्ट में होता है, एम्पुला पार्ट में होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये जो निषेचन होता है वो क्या कहां पर होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। अभी निषेचन हो गया, निषेचन के बाद में भी क्या होता है देखना, आगे मैं बताता हूं आपको। तो हमने अभी 3 स्टेप पढ़ लिए, आगे की स्टेप भी हम लोग कर लेते हैं। आज सिर्फ चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और कल से हम लोग मेल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में। आगे देखना क्या होता है और क्या नहीं होता है। निषेचन हो गया, और निषेचन के बाद में बनता कौन है, युग्मनज। ये वो बातें भी नहीं हम लोगों ने नहीं पढ़ी ना, वो मैं बता देता हूँ। निषेचन होती है, और निषेचन के बाद में चलो पढ़ लेते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या बना लेते हैं हम लोग, युग्मनज। क्या बना लेते हैं, युग्मनज। केसर युग्मनज या जाइगोट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, बेसिक सी बात है, ठीक है ना। कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने के बाद में जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल देते हैं निषेचन के पश्चात बनने वाली एक कोशिका। यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि मिली कितनी कोशिकाएं थी, एक साइड से तो शुक्राणु आ रहा था, दूसरी साइड से ओ आ रहा था, ठीक है ना, या ओम आ रहा था। 2 कोशिकाएं हो गई, देखो ये हो गई सिंगल सेल, और ये भी क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है ना। तो दो कोशिकाएं मिलकर कितनी कोशिका बनाएगी, एक कोशिका बनाएगी, ठीक है ना, सिंगल सेल बनाएगी। ध्यान रखना, ये सिंगल सेल दोनों मिलकर क्या बनाएगी, एक कोशिका बनाएगी, सिंगल सेल, ध्यान रखना। और तो ये क्या बनेगा अपना युग्मनज। ये स्पर्म था, और ये क्या था, ओवा मान लो या ओवा मान लो, ठीक है ना, ओवा था, ठीक है। अरे शुक्राणु और अंडाणु थे, और युग्मनज का क्या कर दिया इन्होंने, फॉर्मेशन कर दिया। तो जो युग्मनज तो बनता है वो क्या बनती है, एक ही कोशिका बनती है, ध्यान रखना, एक कोशिके। और हमें पता है जो शुक्राणु होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है, और मतलब हेप्लॉइड होता है ना। और ये भी क्या होता है, ओवा भी होता है, क्या होता है, अगुणित होता है, हेप्लॉइड, ठीक है ना। दोनों हेप्लॉइड होते हैं, लेकिन बढ़कर मिलकर बनाती क्या है, द्विगुणित संरचना बनाते हैं, द्विगुणित संरचना बनाते हैं, मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो निषेचन के पश्चात बनने वाली एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या हो गई, ये क्या होती है, एक सेल होती है, मतलब एक कोशिका होती है, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। कोई दिक्कत, तो ये अपना 4th पॉइंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखना, जैसे निषेचन होता है युग्मनज बनता है, और युग्मनज बनने के बाद में अब होगा क्या। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो निषेचन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है, यहां पर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया या निषेचन हो गया।
फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में बना कौन, एक कोशिकीय स्ट्रक्चर कौन बनी थी, सिंगल सेल की स्ट्रक्चर बनी थी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनी थी, कौन बनी थी, जाइगोट बना था, जाइगोट बना था। अब होगा क्या, अब होगा इसके अंदर विदलन। तो अगला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, विदलन। विदलन, कोई दिक्कत है क्या, 5वां पॉइंट हो गया ना। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे क्लीवेज, ठीक है ना। अब होता क्या है क्लीवेज में, इस चीज का ध्यान रखना कि मान लो ये हमारा क्या बना था, ओवम बना था। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा। विशेष प्रकार का होता है, इस ध्यान रखना, स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक माइटोसिस होता है। सर माइटोसिस तो माइटोसिस होता है, स्पेसिफिक क्या होता है। अरे हम लोगों ने पीछे 11वीं की क्लासों में पढ़ा है कि जब भी कोई कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है, तो वो क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है, फिर क्या करती है, विभाजन करती है, अपना आकार और माप बढ़ाती है, अपनी साइज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट एक कोशिका से कितनी बन जाएगी, 2 कोशिका बन जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगी, सिंगल सेल थी डबल सेल हो गई। अब ये क्या होती जाएगी, ऐसे n to n, या फिर हम लोग ऐसे देख लेते हैं इसको, यहाँ पर 1 सेल थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को, इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, समझ गए ना। आगे से आगे क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। और इसी तरीके से जब ये 8 सेल की हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये कितनी हो गई, इसकी 8 सेल हो गई, 8 सेल हो गई। और 8 सेल की स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरुला। क्या बोलते हैं, मोरुला। कौन सा मोरुला, प्रारंभिक मोरुला। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ध्यान वहां पे समझ लेंगे पूरा क्या है मोरुला क्या नहीं है। ध्यान रखना बस, अपने को तो क्लीवेज समझना है, ठीक है ना। कि 8 और वैसे यहां पर क्या होगा, फिर से हो जाएगा 8 की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और 16 सेल की स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोरुला। कि सर 8 वाली को भी मोरुला बोल रहे हो, अरे इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, तुतक बोलते हैं, तुतक तूतिया ना, तुतक बोलते, क्या बोलते हैं, तुतक बोलते हैं। तो जो 16 कोशिकीय मोरुला होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो अर्ली स्टेज थी, ये क्या हो जाएगी, लेट स्टेज या अंतिम या प्रारंभिक हो गया, तो ये लास्ट वाला हो जाएगा अंतिम मोरुला, ठीक है ना। पीछे वाली अवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत है। ये अर्ली मोरुला हो गया और ये लेट मोरुला हो जाता है, कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, विदलन पढ़ना था, हमें क्लीवेज पढ़ना था। क्लीवेज के लिए हमें क्या समझना था कि इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक माइटोसिस होते या फिर समसूत्री विभाजन होते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं कि युग्मनज, जाइगोट ना, युग्मनज में होने वाले विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी देखना इसके आगे अगला पॉइंट क्या आएगा, क्लीवेज समझ में आ गया। युग्मनज में होने वाले विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। आगे देखना इसका, अब जैसे विदलन होगा और ये कितनी स्ट्रक्चर वाली संरचना बन जाएगी, इसके बाद में आएगा इसका अंतःरोपण, ठीक है ना, या इम्प्लांटेशन। अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन, इसमें होता क्या है समझना आप लोग। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, एक साइड का बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये इसका क्या होता है, आंतरिक स्तर होता है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको ना। इसके भी अलग अलग आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार के लिए समझना कि यहां से कौन आया, युग्मनज आया। जब ये कितनी कोशिकीय हो जाते हैं, 32 कोशिकीय, ठीक है ना, 32 सेल्स इसके अंदर बन जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरकपुटी अवस्था। और कोरकपुटी अवस्था में कितनी सेल्स होती है, 32 सेल्स होती है, ठीक है ना। और इसकी स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, आगे देख लेंगे ना वहां पर डिटेल में। ध्यान रखना कि जब कोरकपुटी अवस्था बनती है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्लास्टूला।
ब्लास्टोला जब बनता है उसके बाद में क्या होगा, ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से चिपक जाएगी, इस तरीके से चिपक जाएगी। तो ध्यान रखना कि भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से चिपकना क्या कहलाता है, अंतःरोपण कहलाता है। भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से चिपकना क्या कहलाता है, क्या पढ़ रहे थे मिलो, अंतःरोपण कहलाता है, अंतःरोपण कहलाता है। ये हो गई बेसिक बातें। अब हम लोग देख लेते हैं आगे की बातें, ठीक है ना। अभी अंतःरोपण हो गया तो अब क्या चलेगी, इसके अंदर गर्भावधि चलेगी, ठीक है ना, गेस्टेशन पीरियड चलेगा। भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से चिपकना क्या कहलाता है, अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, इसकी क्या देखते हैं, गर्भावधि। गर्भावधि मार्कर में सही कम हो गया ना, दूसरा ले लेता हूं, इसमें देखते हैं, और इसमें होगा ना गर्भावधि या गेस्टेशन पीरियड। इसमें क्या होता है, ठीक है, जब भ्रूण का अंतःरोपण होता है, अंतःरोपण, ठीक है ना, भ्रूण के अंतःरोपण से प्रसव तक की अवधि को भ्रूण के, अच्छा लिखा नहीं ना, भ्रूण के, ठीक है ना, एम्ब्रियो के अंतःरोपण इम्प्लांटेशन से प्रसव पार्श्वरेशन तक की जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गर्भावधि बोलते हैं। तो भ्रूण के अंतःरोपण से प्रसव तक की अवधि को अंतःरोपण कहते हैं, अंतःरोपण कहते हैं, ठीक है ना। कि और ये मनुष्य में कितना होता है, लगभग 9 महीने, 9 महीने, मतलब जब भ्रूण का अंतःरोपण हो उसके बाद में जब तक महिला बच्चे को अपने पेट में रखती है, जब तक उसके अंदर बच्चा डेवलप होगा, उसका बच्चे का विकास होगा, तो वो सारी की सारी अवधि है, टाइम पीरियड, वो क्या कहलाता है, गर्भावधि कहलाता है। कितने हो गए, लगभग 270 दिन, ठीक है ना। अब जैसे 270 दिन कंप्लीट हो गए तो बच्चा क्या होगा, मादा की योनि के द्वारा कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं, कोई दिक्कत, पार्श्वरेशन, और हमारी भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, डिलीवरी, ठीक है ना, डिलीवरी। प्रसव हो जाएगा पार्श्वरेशन। पार्श्वरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गर्भस्थ, गर्भस्थ परिपक्व शिशु का मादा की योनि द्वारा बाहर, योनि द्वारा गर्भाशय से बाहर आने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं, प्रसव कहते हैं, ठीक है ना। पार्श्वरेशन किसे बोलेंगे, कि जब बच्चा पूर्णतः परिपक्व हो गया और अभी उसका बाहर आने का क्या हो गया, टाइम, हमारे थाली बजाने का क्या हो गया, टाइम, थाली बजाएंगे ना अभी, जैसे बच्चा होगा तो क्या बताते थे घर वाले, दादी जो बुआ होती है क्या बताती है, थाली बजाती है ना जोर जोर से, तो थाली बजाने का जैसे टाइम होगा, मतलब गर्भस्थ परिपक्व जो शिशु होता है वो माता की योनि से, गर्भाशय से क्या आता है, बाहर आता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। आई होप सभी बच्चों को आज का जो लेसन था वो समझ में आया होगा। यदि ये लेसन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और ऐसे ही अपने चैनल पे रेगुलर वीडियो आते रहेंगे और बायोलॉजी आपको यहीं पे पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।